दास्तान मोहब्बत आखिरी किस्त 10। मेरी आंख जरी की आवाज से खुली थी। वो किसी के साथ बात कर रही थी। आंखें खोलते ही मुझे एहसन का चेहरा नजर आया, जो जरी की तरफ मुतवज्जा था, जबकि जरी की मेरी जानब पीठ थी। मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली। सॉरी जैन, के ठीक होने तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तुम होश में तो हो? एहसन दबे लहजे में बोला। अम्मी जान तुम्हारे घर पहुंच गई हैं, सिर्फ तुम्हारा इंतजार है। वो इत्मीनान से बोला। 2-3 दिन बाद हो जाएगी ये रस्म। मुझे रस्म से कोई सरोकार नहीं, यकीनन 2-3 दिन बाद हो जाएगी। मगर जरीन सोचो, जैन की अम्मी जान हयात है, यहाँ बैठना उनका फर्ज बनता है, या ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी अम्मी जान इसे अटेंड कर सकती हैं। कह दिया ना, जब तक जैन ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और जैन बीमार होगा तब क्या करोगी? क्या उस वक्त भी मुझे छोड़कर अपने जैन के सहारे बैठ जाओगी? एहसन का सवाल तल्ख होने के बावजूद हकीकत में मबनी था। आप जो समझे, जरी से जवाब नहीं बना था। जरीन, मैं मुमानी जान को कॉल कर रहा हूँ, वो यहाँ आ जाएंगी, तुम चलो मेरे साथ। मुझे एहसन की बात पर इतना गुस्सा आया कि मुझसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। वो इस कोशिश में मेरे मुंह से बेख्तियार आवाज निकल गई, जैन। जरी के मुंह से बेसाख्ता निकला और वो जल्दी से मेरे करीब आई। क्या हुआ? आहा, कुछ नहीं, मैं हड़बड़ा कर रह गया था। जैन कैसे हो? एहसन जबरदस्ती मुस्कुराहट होंठों पर सजाए पूछने लगा। काफी बेहतर हूँ एहसन भाई। अच्छा, मैं जरीन को लेने आया था। अगर तुम बेहतर महसूस कर रहे हो तो ये घर चली जाती है, वहां से मुमानी जान आ जाएंगी। मैंने ठंडी आह भरकर कह दिया। हाँ चलो जरीन, अब तो जैन ने भी इजाजत दे दी है। वो एक मर्तबा फिर जरी से मुखातिब हुआ, मगर वो अनसुना कर नर्स को बुलाने के लिए बेल बजाने लगी। जी, फौरन नर्स ने कमरे में दाखिल होकर पूछा। सूप ले आओ, जरी ने कहा, और वो सर हिलाते हुए वापस मुड़ गई। जरीन, मैं क्या कह रहा हूँ? वो दोबारा जरी से मुखातिब हुआ। बता तो दिया है मैंने, वो इत्मीनान से बोली। अच्छा, 1 मिनट, बाहर आकर मेरी बात सुनो। एहसन इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। जरी, चली जाओ, मेरी देखभाल के लिए नर्स मौजूद है ना, मैं बुगज से बोला था। तुमसे किसी ने मशवरा मांगा है? वो मुझ पर बरस पड़ी और मैं खामोशी से आंखें बंद कर ली। तुमने मेरी बात सुनी है कि नहीं? इस बार एहसन के लहजे में झलकने वाला गुस्सा वाजिया था। मुंह संभाल कर बात करो मिस्टर। जरी एकदम से फट पड़ी। शायद तुम्हें मेरी बकवास समझ नहीं आई। जब एक मर्तबा कह दिया कि जैन के ठीक होने तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना, तो फिर तुम्हें यहाँ से दफा हो जाना चाहिए। इसका तेज लहजा और तल्ख बात सुनकर एहसन हक्का बक्का रह गया। होश में तो हो? वो गुस्से से बोला। हाँ, होश में हूँ, और जाते वक्त अपनी अम्मी को भी साथ ले जाना। मुझे ना तो रिश्ते की कमी है और ना मैं इतनी गई गुजरी हूँ। तुम्हारे जैसे बेहुदा शख्स की बकवास मैं पिछले 1 घंटे से सुन रही हूँ, पर तुम्हें इज्जत रास नहीं है शायद। जरी के मुंह में जो आया वो कहती चली गई। तुम इस वक्त अपने होशो हवास में नहीं हो। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। एहसन ये कहकर आंखें मुझ पर डाले बाहर निकल गया और वो मेरे सरहाने बैठकर मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी। अब कैसा महसूस कर रहे हो? इसने चाहत से पूछा। बहुत अच्छा, मैं अपने अंदर की खुशी दबाते हुए बोला। मगर तुम्हें एहसन की इतनी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। तो क्या करती? तुम्हें इस हाल में छोड़कर चली जाती। इतना अच्छा रिश्ता तेरे हाथ से निकल जाएगा। बेवकूफ, मैं कर्बनाक आवाज में बोला, और इसकी वजह मैं बनूंगा। वो इत्मीनान से बोली। तुमने भी तो मेरी वजह से इतने अच्छे रिश्ते गंवाए हैं। गोया हिसाब बराबर कर रही हूँ। नहीं, असल बात और है। इसने हाथ के प्याले में मेरा चेहरा लेकर मेरा
रुख अपनी तरफ मोड़ा। क्या मेरे लबों से फंसी फंसी आवाज निकली। कल जब मैंने डाइनिंग टेबल पर अपनी शादी का जिक्र किया था तो तुम कोई जवाब दिए बगैर इस तरह क्यों उठ गए थे। तुमसे मेरी शादी की बात बर्दाश्त नहीं हुई थी ना। वो आहिस्ता से बोला, हाँ। तो बस ठीक है, अब तुम्हारी शादी हो जाने के बाद ही शादी करूंगी ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। मैं बेबसी से बोला, अगर मैं कहूं कि आज तक मैं बहुत बड़ी गलत फहमी में रहा तो तुम क्या कहोगी। वो उम्मीद भरे लहजे में बोली, यही कि मेरी दुआएं रंग लाई हैं। जरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। मुझे पता ही नहीं था कि मैं तुम्हें इस शिद्दत से चाहता हूँ। लेकिन मुझे पता था। वो मेरे सीने पर सर रखती हुई बोली, बस डरती थी इस बात से कि तुम्हें ये बात बहुत देर बाद ना पता चल जाए। कहीं ये ना हो कि पानी सर से ऊंचा हो जाए। कहीं ये ना हो कि शादी के बाद तुम्हें पता चले और हमारे पास फकत पछतावे रह जाएं। इसी वक्त नर्स दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। इसके हाथ में ट्रे थी जिसमें सूप का प्याला और ब्रेड रखी हुई थी। नर्स के आने के बावजूद जरी मुझसे दूर हटने को तैयार नहीं थी। सिस्टर, दो उबले हुए अंडे और एक गिलास दूध भी ले आओ। मीठा ना डालना। जी मैडम कहकर नर्स वापस मुड़ गई। मैं मुंह बनाकर बोला, ये सूप वाली मुसीबत कम थी कि अब उबले हुए अंडे भी। वो माफी खेज मुस्कुराहट से बोली, मेरे हाथ से भी नहीं खाओगे। सारी जिंदगी खाऊंगा जरी। अच्छा, एक बात बताओ। वो मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी। कोई बात रह गई है। जैन, इससे पहले तुमने जितनी लड़कियों से राब्ते रखे मुझे परवाह नहीं हुई, मगर अभी मलाइका की वजह से मुझे संभलना पड़ा। उस दिन जब तुमने मुझे जरीन कहा, उसकी तलखी अभी तक मेरे वजूद में रची हुई है। मैं डर भी गई थी। मैंने समझ लिया था कि मैं तुम्हें खो चुकी हूँ और फिर मैंने एक दांव खेलने का फैसला किया। औरत मर्द की आंख को खूब जानती है और काफी अरसे से मैं ये महसूस कर रही थी कि एहसन मुझे पसंद करता है। मैंने उस दिन उसके हौसला अफजाई की और वो एकदम शादी पर राजी हो गया। मेरा अंदर कह रहा था कि तुम मुझे रोक लोगे, अपनी जरी को किसी दूसरे की दस्तरस में जाने नहीं दोगे, और देख लो मेरा अंदाजा कितना सही था। पागल, मैं मोहब्बत भरी मुस्कुराहट से बोला। इसी वक्त नर्स दोबारा कमरे में आई। शुक्रिया कहकर जरी ने उससे ट्रे पकड़ी और मुझे अंडे खिलाने लगी। अभी मैं दूध पी रहा था कि अम्मी जान दरवाजे पर दस्तक देते हुए अंदर दाखिल हुई। उनके पीछे चची जान और अब्बू जान और चचा जान भी थे। ये क्या जैन, तुम तो पक्के ही लेट गए हो, चचा जान ने मुस्कुराकर पूछा। ये जरी की कारस्तानी है। चचा जान मुझे उठने ही नहीं दे रही है। अच्छा, डॉक्टर क्या कह रहा है। चचा जान दोबारा मुझे मुखातिब हुए। यकीनन वो अब तक जरी से खफा थे। बाकी तमाम भी जरी से खींचे खींचे लग रहे थे। मैं जवाबन बोला, डॉक्टर ने तो कुछ नहीं कहा। अचानक जरी आगे बढ़कर अम्मी जान के गले लग गई। मेरी प्यारी ताई जान, मुझसे क्यों खफा है। बेटी से भी कोई खफा हो सकता है। अम्मी जान उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, वैसे तेरी पुप्पी आई थी, अभी वापस चली गई। हाँ, अब वो आती जाती रहेंगी। चची जान ने गुस्से से जरी को घूरा। जरी ने शरारती लहजे में कहा, देखें ताई जान, अम्मी आपकी बहू को कैसे घूर घूर कर देख रही हैं। अम्मी जान ने हैरानी के अंदाज में कहा, मेरी बहू। जरी ने मजाक में कहा, और तो और क्या, आप भी मुझे सलमा पुप्पी की बहू बनाने पर तुली हैं। अम्मी जान ने बाजू फैलाकर जरी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मेरी प्यारी शहजादी, और उन्होंने जरी को बाहों में घेरे में ले लिया। शुक्र है तुम्हें समझ आ गई। जरी ने शरारत भरे अंदाज में कहा, हाँ ना अम्मी जान, अभी जैन बीमार पड़ा है, और अगर
اور گھر کا کوئی فرد بھی اس کی دیکھ بھال کے لیے ہسپتال نہیں آیا۔ میں سمجھ گئی کہ اگر میں اس گھر سے رخصت ہو گئی تو کسی نے میرے معصوم کزن کا خیال نہیں رکھنا۔ اس بات پر امی جان اور چچی جان شرم کے مارے ہنسنے لگی، جبکہ میں بے ساختہ ہنس پڑا۔ زری ان دونوں سے لپٹی محبت بھرے نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ میں پرسکون انداز میں آنکھیں بند کر لی۔ موبائل کی رنگ بجتے ہی میں نے اسکرین پر نگاہ دوڑائی۔ ملائکہ کی کال تھی۔ میں تھوڑی دیر پہلے ہسپتال سے لوٹا تھا۔ زری میری سالگرہ پر ملنے والے تحفے کھول رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کا تبصرہ بھی جاری تھا۔ السلام علیکم زین، کتنی خوبصورت ریسٹ واچ ہے۔ اتنا پیارا کلام اس ڈائری کے، اور ایک تو لکھتے ہی گلاب کی پتیاں ہیں، خوشبودار اور نرم۔ ہاں، میں کال اٹینڈ کرتے ہوئے معمولی لہجے میں بولا۔ کیسے ہو؟ ملائکہ کے لہجے پہ گزشتہ رنجش کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ مجھے پتا چلا آپ 2 دن سے ہسپتال میں داخل تھے۔ ابھی ٹھیک ہوں اور ابھی ہسپتال سے لوٹا ہوں۔ خفا ہو؟ اس نے دل آویز لہجے میں پوچھا۔ اس کا خفا سنتے ہی میں نے موبائل کا لاؤڈ اسپیکر آن کر دیا تھا۔ نہیں تو خفگی تو غالباً آپ کی طرف سے تھی، اب نہیں رہی۔ سوری زین، میں ذرا جذباتی ہو گئی تھی۔ اس کے لہجے میں ندامت کا عنصر نمایاں تھا۔ اگر ابھی آرام نہیں کرنا تو میں ملنے کے لیے آ جاتی ہوں۔ میں اطمینان سے بولا۔ یہ تو زری سے پوچھنا پڑے گا۔ اب پتہ نہیں اس نے کیا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ آہستہ سے بولی۔ طعنہ دے رہے ہو؟ نہیں، حقیقت بتا رہا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ وہ الجھ گئی تھی۔ 2 ہفتے بعد زری کی سالگرہ ہے اور اسی تقریب میں ہماری منگنی بھی ہوگی، اور ایسا زری چاہتی ہے، اور میں اس کے علاوہ کچھ چاہ بھی نہیں سکتا کہ جو میری زری چاہے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ایک دم رابطہ منقطع کر دے گی، لیکن اس کی بجائے مجھے اس کی دکھ بھری آواز سنائی دی۔ کیا یہ سچ ہے؟ 100%۔ زین، تم مجھے پیارے ہو، بہت زیادہ پیارے، مگر اس بات کا پتہ مجھے اسی دن چل گیا تھا جب تم نے زرین کو منانے کے لیے مجھے چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگ گئے تھے۔ بلکہ میں کیا، تمہارے تمام جاننے والے اس بات سے واقف ہیں کہ تم فقط زرین کے ہو۔ یوں بھی وہ مجھ سے خوبصورت بھی ہے اور مجھ سے زیادہ تمہاری ضروریات کا خیال بھی رکھ سکتی ہے۔ اتنے دن میں تمہارے پیچھے دوڑتی رہی۔ خدا حافظ۔ اوپر والا تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ شکریہ ملائکہ، تم نے صحیح کہا۔ اس بات سے تمام واقف تھے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ میں خود ناآگاہ تھا۔ خدا حافظ۔ یہ کہہ کر میں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ زری مجھے تنگ کرتے ہوئے بولی۔ تم ناآگاہ رہتے تو بہتر تھا، اتنا اچھا رشتہ گنوایا۔ تمہاری اس واقفیت نے ڈاکٹر تو قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ کافی دن ہوئے تمہاری پٹائی ہوئے۔ میں بیڈ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ ناآگاہ تھے تو پٹائی کرتے، اب بھی پیٹو گے؟ اس نے اس معصومیت سے کہا کہ میرا موڈ ایک دم بدل گیا اور میں اس کے قریب کارپیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اچھا، ایک بات بتاؤ۔ مستجس ہو کر بولی۔ پوچھ کر وقت ضائع مت کیا کرو۔ اس رات میں تمہارے پاس آیا تھا، مگر تم اس وقت اپنے ڈاکٹر صاحب سے باتیں کر رہی تھی۔ زین، جس وقت تم ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر اپنے کمرے میں گئے تھے، اسی وقت سے میں اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی تمہاری راہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا تم ضرور میرے پاس آؤ گے، کیونکہ بقول ملائکہ بی بی، باقیوں کی طرح مجھے بھی معلوم تھا کہ تم مجھے کتنی شدت سے چاہتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر دروازے کے قریب پہنچی اور ہنستے ہوئے بولی۔ اور ہاں، اس وقت کی ساری گفتگو فرضی تھی۔ اس وقت ایکسن کا کوئی فون نہیں آیا تھا۔ ٹھہرو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں اٹھ کر اس کی طرف بڑھا اور وہ زبان نکال کر میرا منہ چڑھاتے ہوئے فوراً اسے
باہر نکل گئی۔ میں جانتا تھا کہ یہاں سے اس نے سیدھا امی جان کی گود میں جا کر گھس جانا تھا، کیونکہ ایسے وقت پر وہی اس کی سب سے بڑی حمایت کرتی تھی۔ ختم